दोस्तों नमस्कार और बहुत बहुत स्वागत। दोस्तों एक बात तो आप लोगों को माननी पड़ेगी कि 77 साल की आजादी के बाद आज भी हम अंग्रेजों के गुलाम हैं, क्योंकि आज भी बहुत सारे ऐसे भारतीय हैं जिनको खाना वेस्टर्न पसंद है, ब्रांड्स वेस्टर्न पसंद है, यहां तक कि कल्चर और पहनावा भी वेस्टर्न ही पसंद है। और भी कई सारी ऐसी बातें हैं जो इस वीडियो को देखते देखते जान जाएंगे आप। जबकि हमारे अपने भारत में कई सारे बिजनेसमैन ऐसे हैं जो बड़े बड़े ब्रांड ओनर्स हैं और बेहतर से बेहतर चीज बनाते हैं और वे विश्व प्रख्यात हैं, जैसे टाटा, बिरला, अंबानी, अडानी, अजीम प्रेमजी, बाबा रामदेव, मित्तल परिवार, हिंदुजा परिवार और भी कई सारे नाम हैं। और इन लोगों को यह पॉपुलैरिटी अचानक नहीं मिली है, दशकों की मेहनत और पीढ़ियों की सफलता के बाद आज ये लोग इस मुकाम पे खड़े हैं। लेकिन पिछले कुछ सालों से यह देखा जा रहा है कि जैसे ही कोई इंडियन बिजनेसमैन अपना बिजनेस बढ़ाता है, वो प्रख्यात होने लगता है, वैसे ही सोशल मीडिया और न्यूज चैनलों पर उस कंपनी के खिलाफ खिंचाई शुरू हो जाती है। उनकी तरक्की में कई सारी खामियां निकालकर उनकी कंपनी को और सरकार को घेरा जाता है। खासकर कुछ पार्टी और उनके समर्थकों को तो बहुत तकलीफ होती है। क्या यह बात आप में से किसी भाई को कभी अजीब नहीं लगी है? जबकि पॉलिटिक्स में तो सैकड़ों और मामले हैं जिनके लिए लड़ा जा सकता है और उनमें सुधार भी लाया जा सकता है, फिर क्यों किसी एक बिजनेसमैन को टारगेट किया जाता है? क्यों ऑपोजिशन को किसी बिजनेसमैन की तरक्की हमेशा खटकती है, और वो भी इतनी कि वे परदेश जाकर किसी गैर इंसान से उस बिजनेसमैन और देश के चुनिंदा नेताओं की बुराई करते हुए एक बार शर्म भी नहीं महसूस करते? दोस्तों, यह नासमझी या नफरत नहीं है, यह देशद्रोह है। याद रहे, जब भी कोई भारत का नेता देश से बाहर जाता है, तो चाहे वो अपक्ष का हो या विपक्ष का हो, तब वो अपने साथ देश की गरिमा और शान को लेकर चलता है। ऐसे में देश के किसी भी नेता को बाहर जाके अपनी देश की बुराई करने का कोई हक नहीं है, क्योंकि घर के मसले सिर्फ घर में सुलझाए जाते हैं, बाहर वालों से कह के नहीं। और अगर कोई नेता ऐसा करता है तो वो देश का शुभचिंतक नहीं बल्कि देश का विद्रोही है, और ऐसे नेता की इस देश को कभी कोई जरूरत नहीं पड़ी है, फिर चाहे वो किसी भी पार्टी का कितना भी बड़ा नेता हो। दोस्तों, हर बार की तरह आज का वीडियो भी बहुत ही मजेदार और जानकार होने वाला है, बशर्ते आप इसे एंड तक देखें। वैसे मैं धन्यवाद देना चाहता हूं आप सभी का मेरे वीडियोस को पसंद करने के लिए। और हां, जिन लोगों ने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है वे जल्दी से कर दें। और अगर ये वीडियो भी मेरा पसंद आए हर बार की तरह, तो इसे भी लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। अब बढ़ते हैं अपने सब्जेक्ट की तरफ। दोस्तों, अगर आप लोगों ने मेरा ये वाला वीडियो देखा है तो जानते होंगे कि बिजनेसमैन की जर्नी कभी भी आसान नहीं होती। एक बड़ा नाम और एम्पायर खड़ा करने के लिए दशकों निकल जाते हैं और कई बार तो पीढ़ियां तक चली जाती हैं। अगर आपने इस वीडियो को नहीं देखा है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप वहां से देख लीजिएगा। आजादी से पहले और बाद भी बहुत सारी विदेशी कंपनियां भारत आई और उन लोगों ने दिल खोल के बिजनेस किया, बेशुमार दौलत भी कमाई, और आज भी नई कंपनीज आ रही हैं और कमा रही हैं, किसी को कोई ऐतराज नहीं है उससे। लेकिन अगर कोई भारतीय अपने बिजनेस को भारत में और विदेश में प्रख्यात करे तो ऑपोजिशन में बैठने वालों को जैसे बवासीर हो जाता है और वे उछल उछल के ऐतराज जताने लगते हैं, ना सिर्फ पार्लियामेंट में बल्कि सोशल मीडिया पे, न्यूज चैनल्स पे, हर जगह पे। राम जाने दुनिया के किस सरकारी स्कूल से ये लोग पढ़े लिखे हैं और फिर वहां से उठ के सीधे आके ऑपोजिशन या उनके चमचों की कुर्सियों पे बैठ गए हैं, जो ये भी नहीं जानते कि उन लोगों का काम देश को आगे बढ़ाना है, बढ़ते हुए देश की टांग खींचना नहीं। अब आप हिंदुस्तान लीवर का ही एग्जाम्पल ले लीजिए। बताइए, भारत के कितने लोग जानते हैं कि हिंदुस्तान लीवर एक ब्रिटिश डच कंपनी है जो 1930 में पहली बार भारत आई और फिर यहीं की होके रह गई, और आज भारत की 90% एफएमसीजी मार्केट लीडर है। इतना ही नहीं, 2014 से लेकर 2023 तक 3000 करोड़ प्रति वर्ष के एवरेज से बढ़ रही है, पर इसका सारा मुनाफा जाता है ब्रिटिश खजाने में। प्रॉक्टर एंड गैम्बल इंडिया लिमिटेड, नाम तो सुना ही होगा आप लोगों ने, पर यह कोई भारतीय कंपनी नहीं बल्कि एक अमेरिकन कंपनी है जो 1967 में जर्मनी की ई-मर्क के साथ भारत में आई और 51 साल एक दूसरे का हाथ पकड़ के ई-मर्क और प्रॉक्टर एंड गैम्बल साथ साथ चलती रही। अब 2018 में दोनों जुदा होकर भारत के मेडिसिन और स्किन केयर क्षेत्र में अपना अपना राज चला रहे हैं। आप जानते भी नहीं होंगे 2024 का प्रॉक्टर एंड गैम्बल का सिर्फ सेल्स 4000 करोड़ का है, पर इससे फायदा क्या, क्योंकि इसका मुनाफा तो पूरा यूएस चला जा रहा है। ऐसे ही 1950 में पहली बार कोक भारत आया था,
पर 1977 में वापस लौट गया क्योंकि उसे अकेले राज करना था और भारत के कोल्ड ड्रिंक्स के कंपटीशन में वो खड़े नहीं रह सकते थे। फिर 1993 में श्री नरसिम्हा राव दूसरी बार कोक वालों को मना के भारत ले आए और वो भी उनको स्पेशल पावर्स देने के बाद। इसका नतीजा ये हुआ कि कोक ने अपने पैसे और पावर के दम पर आते ही भारत की सारी कोल्ड ड्रिंक कंपनी जैसे कोल्ड स्पॉट, थम्स अप, लिम्का को खरीद लिया और उनको अपने ब्रांड के नाम पे बेचने लगे। नतीजा, भारतीयों को लगा कि वे अपना ब्रांड पी रहे हैं पर इसका मुनाफा भी पूरा यूएस जाता रहा। दोस्तों, ऐसे ही नेस्ले, कैडबरी, कोलगेट पामोलिव, लेज, ऐसी और भी बहुत सारी कंपनीज हैं जो हजारों करोड़ों रुपए हिंदुस्तान से कमाती हैं हर साल, पर इसका सारा मुनाफा परदेश चला जाता है। पर क्या कभी किसी कांग्रेसी को आपने इन लोगों के अगेंस्ट कुछ करते हुए देखा है, कुछ कहते हुए सुना है? और अब सबसे जरूरी बात, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि हम भारतीय लोग सिर्फ इन विदेशी कंपनियों और इनके ब्रांड्स पे निर्भर हैं। हमारे पास और भी भारतीय विकल्प हैं, पर तकलीफ इस बात की है कि इन विदेशियों की एडवर्टाइजिंग और मार्केटिंग स्ट्रेटेजी से हम इतना प्रभावित हो जाते हैं कि हमें और कोई भारतीय विकल्प दिखाई ही नहीं देता, जबकि इन विदेशियों से बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट्स हमारी इंडियन कंपनीज काफी बरसों से बना रही है, जैसे डाबर, आईटीसी, पतंजलि, हिमालय, गोदरेज, विप्रो, टाटा ग्रुप, आदित्य बिरला ग्रुप। कौन सी ऐसी चीज है जो हमारे भारतीय भाई नहीं बना सकते? लेकिन विपक्ष में बैठे लोग चाहते ही नहीं है कि भारत पूरी तरह से आत्मनिर्भर हो जाए। इसलिए जैसे ही कोई भारत की कंपनी बड़ी छलांग लगाने जाती है, वैसे ही उस कंपनी को किसी न किसी षड्यंत्र में उलझाकर उसकी कमर तोड़ने की कोशिश की जाती है। दोस्तों, क्या इन बातों से आपको यह नहीं लगता कि विपक्ष में बैठी सरकार राजनीति कम और जयचंद की भूमिका ज्यादा निभा रही है? इस बात का एक और मतलब यह भी निकलता है कि विपक्षी पार्टियां जानती हैं कि अगर अपक्ष हारा तो हम जो इतनी सारी पार्टियां मिलकर खड़ी हो गई हैं, वो आपस में ही कुर्सी के लिए लड़ के इतना लड़ेंगी कि भारत की तरक्की अपने आप रुक जाएगी। हो सकता है इसी वजह से इन बेरोजगार नेताओं ने एक इंडिया अलायंस नाम की पार्टी खड़ी कर दी है, ताकि वजह बेवजह सरकार को उलझा के रखा जा सके। वरना कौन यह बात नहीं जानता कि भारत जितना ज्यादा एक्सपोर्ट करेगा उतना ही आगे बढ़ेगा, उतनी ही तरक्की करेगा। और इसीलिए भारत में 60 साल बाद मेक इन इंडिया का कंसेप्ट लाया गया, जिसका ऑपोजिशन की तरफ से जोरदार विरोध भी हुआ। क्यों? ताकि भारत हमेशा दूसरे देशों पर निर्भर रहे, आत्मनिर्भर न बन सके। दोस्तों, भूमि क्षेत्र के मामले में भारत दुनिया का 7वां सबसे बड़ा देश है। यहां एग्रीकल्चर, मिनरल्स, इंडस्ट्रीज, ऑयल रिजर्व्स, टेक्नोलॉजी, फैक्ट्रीज, हर चीज की फैसिलिटी है हमारे पास। इतना कुछ हमारे पास होते हुए भी अगर हम इंपोर्ट के आसरे जीते रहे तो शर्म आनी चाहिए हम लोगों को। पिछली सरकार के इरादे इस देश के लिए कितने नेक थे, इस बात का अंदाजा इस बात से मिलता है। जब 1980 में चाइना ने अपने देश की पॉलिसीज में चेंजेस कर सिर्फ 1% एक्सपोर्ट से आज 2024 में 95% एक्सपोर्ट्स तक पहुंच गई है। 1984 में सिर्फ $25 बिलियन की एक्सपोर्ट से शुरू कर 2023 में $343 बिलियन की एक्सपोर्ट तक पहुंच गई है। उस वक्त अगर कोई भारत का नेता ऐसी कोई स्ट्रेटेजी अपनाता तो आज हमारा देश बहुत ऊपर होता, पर अफसोस तब यह हो न सका। दोस्तों, भारत कभी गरीब नहीं था, ना ही कभी निराधार था। बस सरकार इतनी लालची, बेशरम और बेरहम थी कि दीमक की तरह भारत को अंदर ही अंदर खोखला करती रही और बाहर से शहद के लड्डू दिखाकर आम पब्लिक को लुभाती रही, या फिर जाति जाति खेलती रही। दोस्तों, इसी नुकसान की भरपाई आज भी हम हिंदुस्तानी उठा रहे हैं। क्या आप लोगों को नहीं दिखाई देता कि आज भी भारत में डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी चल रही है? कभी आरक्षण के नाम पर, कभी धर्म के नाम पर, तो कभी ऊंच नीच के नाम पर। अंग्रेज तो थे ही पराए, उन लोगों ने भारत का विभाजन सिर्फ एक बार किया, पर यह कांग्रेस 77 सालों से भारत का विभाजन करती करती राजनीति करती आई है। दोस्तों, इस्लाम भारत में मुगलों से पहले आया है, पर तब कभी कोई भेदभाव नहीं था। यह नफरत का जहर सबसे पहले मुगलों ने भरा, फिर इसका फायदा उठाया अंग्रेजों ने, और उसके बाद आज तक कांग्रेस इस परंपरा को कायम रखे हुए है। इसीलिए इस वीडियो की शुरुआत में मैंने कहा था कि हम कहीं ना कहीं आज भी अंग्रेजों के गुलाम हैं। इसीलिए सिर्फ कंट्रोवर्सी क्रिएट करने के लिए जानबूझकर इंडियन पार्लियामेंट में जाति विरोधी बयान दिए गए, परदेश जाकर देश के दुश्मनों से मिला गया
और उनके साथ बेवकूफों वाली बकवास की गई। फिर उन तस्वीरों को यहां भारत में फैलाया गया, यह सब सिर्फ कंट्रोवर्सी क्रिएट करने के लिए। अच्छा, इस बात से आपको क्या लगता है? इस बात का नुकसान क्या सिर्फ हिंदू जाति को ही होगा? जी नहीं, यह नुकसान सारे के सारे भारतीयों को होगा, चाहे फिर वो किसी भी जाति या धर्म का हो। राहुल, ममता, ओवैसी, केजरीवाल, अखिलेश, ऐसे लोग दोस्तों कभी किसी के सगे हो ही नहीं सकते, क्योंकि इन लोगों को देश से नहीं बल्कि सिर्फ कुर्सी से प्यार है। और उस कुर्सी को पाने के लिए ये लोग अपने नाम और काम को किसी भी हद तक गिरा सकते हैं। मेरी बात पे यकीन ना आए तो अपने अड़ोस पड़ोस के देशों को देख लीजिए। श्रीलंका, बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, म्यांमार, ये सारे देश क्यों बर्बाद हो रहे हैं? कुर्सी की ही लालच में ये लोग भी डूब रहे हैं और आज दाने दाने को मोहताज हो गए हैं। भारत को बहुत सालों बाद एक स्थिर और दूरंदेशी सरकार मिली है, जिसको अस्थिर और बर्बाद करने के लिए पूरी दुनिया के लोग ताकत लगा रहे हैं। और हिमालय के बाद अब सिर्फ मोदी ही है जो एक मजबूत चट्टान की तरह इन सब का सामना कर रहा है। सिर्फ हिंदू जाति के लिए नहीं बल्कि पूरे भारतवर्ष के लिए, भारत के हर एक नागरिक के लिए। यकीन मानिए दोस्तों, ये एक मोदी भक्त की नहीं बल्कि एक देशभक्त की आवाज है। अभी भी वक्त है, अगर हम सब मिलकर एक साथ एकजुट होकर खड़े रहेंगे तो हमारे भारत की तरक्की दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। धार्मिक दंगे, किसान आंदोलन, सीएए मोर्चा, दोस्तों ये सब विपक्ष के बेकार और भ्रष्ट नेताओं के काम हैं। वरना आप ही लोग बताइए, ऐसे मोर्चों में कई बार लाठीचार्ज हुआ है, दौड़ाया गया है, कितने नेता जख्मी हुए हैं? कौन से ऐसा नेता है जो ऐसे मोर्चों में मारा गया है? मरता सिर्फ आम इंसान है और उसके मरने पर भी राजनीति करनी है, इसका भी प्रबंध किया रहता है पहले से ही। दोस्तों एक बात समझ लीजिए, हमारा कोई भी नेता हमारी ताकत नहीं है, बल्कि हम लोग उनके हाथों की कठपुतलियां हैं और इसी बात का वे सारे नेता फायदा उठाते हैं। वरना सुनामी आई, जलजला आया, कोविड आया, हिंदुस्तान पाकिस्तान की जंग भी हुई, लेकिन कभी किसी नेता ने अपनी तिजोरी खोल के दी है कि जब तक देश स्थिर न हो जाए तब तक मेरे पैसों का इस्तेमाल करो? नहीं ना। ऐसे वक्त पे निकल पड़ते हैं झोली फैला के अपने देश से डोनेशन मांगने के लिए, और ना ही तब कोई हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई उनको दिखाई देता है। तब सिर्फ डोनेशन पे डोनेशन मांगते हैं इंसानियत के लिए। किसको पता है कि वो जो दी हुई डोनेशन है वो सही में उस इंसान तक पहुंचती है जिसको उसकी जरूरत है? हो सकता है डोनेशन में मिलने वाले पैसे और ज्वेलरी को वो अपने खजाने में जमा करते हो। आप लोगों के पास क्या प्रूफ है कि वो सारा का सारा उस मदद के लिए पहुंचता है जहां पे उसे भेजना चाहिए? मैं जानता हूं दोस्तों, मेरा आज का वीडियो कुछ ज्यादा ही लंबा हो गया है, पर मेरी आप लोगों से सिर्फ एक रिक्वेस्ट है, भूल जाइए जाति को। बी इंडियन, बाय इंडियन, लव इंडियन एंड हेल्प इंडिया ग्रो। क्योंकि जब इंडिया ग्रो करेगा तो भारत में रहने वाला हर हिंदुस्तानी ग्रो करेगा। ना उसके लिए हिंदू को ही देखा जाएगा, ना मुस्लिम, ना सिख, ना ईसाई, ना पारसी, सारे के सारे भारतवासी एक साथ ग्रो करेंगे भाई। अगर मेरा आज का वीडियो भी आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कीजिए और इसे आगे से आगे शेयर कीजिए। और हाँ, कमेंट बॉक्स में अपनी कमेंट डालना बिल्कुल मत भूलिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। जय भारत।